हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 11 की एनसीईआरटी में हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ये चैप्टर जो है गाइस, एज सच कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है कि ज्योग्राफी एक नया डिसिप्लिन के रूप में, एक नई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तरीके से उभर के आया है, डेवलप हुआ है। तो उसी के बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसमें एज सच कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक बार हम इसको गो थ्रू ज़रूर कर ले। दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी, उसके बाद अपना आगे का लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या देखा कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के आ गई है। पहले क्या होता था, वो एक कंबाइन, जैसे एज अ सोशल साइंस या एक कंबाइन उसमें लेते थे, फिर वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के आ गया। अब ज्योग्राफी किस तरीके से हम कैसे ले रहे हैं कि पहले के टाइम पे, मतलब हम अपनी सराउंडिंग्स का देखते, पहले के टाइम पे आदि मानव के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो भी वो रिसोर्सेज यूज़ करते थे या जिस भी चीज़ पे वो रहा जिया करते थे, वो तथा उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो लैंड है या एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं,
तो ये आदि मानव के ज़माने में हुआ क्या करता था कि वो जो एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ करते थे, ठीक है, नेचुरल मीन्स हुआ करती थी, मतलब जो उन पे ही सर्वाइव करते थे, उन्हीं पे अपनी लाइफ जिया करते थे, वो उन्हीं पे उनका जो लाइफ है वो सस्टेन किया करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे क्या हो गया कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हमने अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति कर दी, ठीक है, हमने लैंड को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया अपना खाना बनाने के लिए। बेसिकली हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ज्योग्राफी यहाँ पे किस तरीके से बात की जा रही है कि ज्योग्राफी में हम हर चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, कैसा नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उससे अडाप्ट कर रहे हैं, या क्या उसमें कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट भी हमारा उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी क्या है, जियो का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी या ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब अर्थ के डिस्क्रिप्शन देता है, अर्थ के बारे में सारी चीज़ों को बताता है, कैसे कैसा अर्थ का सरफेस है, कहाँ पे कैसा है। और ये हमें पता है अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पे हमें अलग अलग अर्थ का सरफेस देखने को मिलता है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं कुछ है, हिल्स है, वैलीज है, तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। फिर हमने ज्योग्राफी एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ा कि हमें जैसे क्या देखने को मिलता है कि रियलिटी मल्टीफेसेटेड है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो भी डिसिप्लिन है हमें सिर्फ एक ही देखने को नहीं मिलता, हमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो नेचुरल साइंसेज के हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज के हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसे डिसिप्लिन के तौर पे एमर्ज हुई है जो कि नेचुरल साइंसेज से भी कुछ ना कुछ डाटा एक्वायर करती है और सोशल साइंस से भी कुछ ना कुछ डाटा को एक्वायर करती है, ठीक है। फिर अब उसी से हमें क्या पता चलता है, ज्योग्राफी की वजह से ही हम स्टडी करते हैं अर्थ की डिस्क्रिप्शन के बारे में, अर्थ के बारे में, उसका सरफेस किस तरीके का है। तो हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी हमें पता चलता है कि हर प्लेस पे हमें अलग अलग तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो वो सिर्फ अर्थ की वजह से या उसकी वजह से नहीं है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न में हर एक प्लेस की सॉइल, मिट्टी वहाँ की कैसे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मार्केट कैसी है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसीलिए इसका क्या मतलब हो गया कि नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ वहाँ पे क्या है, जो वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट है या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी मैटर कर रहा है। तो उसका हमने क्या देखा कि अब ये जो एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। तो हमें उसके कॉजेज़ पता चल रहे हैं कि किस किस रीज़न की वजह से ये हो रहा है। हमें वो कॉजेज़ भी ज्योग्राफी से पता चलते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, वो भी हमें ज्योग्राफी से पता चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि पुराने टाइम पे वो सब कुछ अलग हुआ करता था क्योंकि हम प्रॉपरली जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसी के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, राइट। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट ख़त्म होगा तो हमारी सोसाइटी के ऊपर फ़र्क आएगा, हमारे कल्चर्स के ऊपर फ़र्क आएगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी कि क्या क्या पैटर्न्स हैं, जो नेचुरल फीचर्स हैं, कल्चरल फीचर्स, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है। पहले आइडेंटिफाई करके फिर नेचुरल रिसोर्सेज किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देखती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। तो वो बेसिकली क्या कर रही है, हर जगह के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस किस तरीके का क्लाइमेट है, क्या पैटर्न वो फॉलो करता है हर एक चीज़ में, तो वो बताती है। और सिमिलरली वो फिर हमें ह्यूमन बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का कॉन्टैक्ट या उनका इंटर रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश दिखाती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी दिखाती है ज्योग्राफी, राइट। इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। एक एकीकृत अनुशासन के रूप में भूगोल, मतलब एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, मतलब कि ये दूसरी चीज़ों से भी मिलता जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर इम्बाइब करता जा रहा है,
So geography is a discipline of synthesis. It attempts spatial synthesis and history attempts temporal synthesis. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. मतलब ये क्या है, ये सिंथेसिस के बारे में हम क्यों कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, क्योंकि हमने क्या बात की अभी कि जो ह्यूमन बींग्स है और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनमें इंटरेक्शंस होती है, उनमें बहुत हमें रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं जो वो शेयर करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं सब इन वन वे और दी अदर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ही रहे हैं एट वन पॉइंट और दी अदर। वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रही है इंटरडिपेंडेंसीज़ का, जिस इंटरडिपेंडेंसी को ज्योग्राफी स्टडी करती है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है कि उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो रही हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज़ को शो किया जा रहा है। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ बीइंग परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज. The distances have been reduced by better means of transportation, increasing accessibility. The audio-visual aid and information technology have enriched the database. मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक गांव की बात करें तो कि एक गांव में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मेनली अगर एक नॉर्मल तौर पे बोला जाए तो एजुकेटेड मैनर में नहीं, वैसे बोला जाए कि गांव में तो क्या होता है, अरे कुछ ऐसा नहीं होता, सब एक साथ मिलके एक परिवार की तरह रहते हैं, हर कोई किसी की हेल्प के लिए बिल्कुल खड़ा रहता है, रात के 2 बजे 4 बजे भी ऐसा कुछ नहीं है कि। लेकिन शहरों में क्या होता है कि लोग बस अपने अपने घरों में घुसे रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता पड़ोस में कौन रह रहा है, उनके नेबर कौन है, किस तरीके के हैं, क्योंकि कोई किसी से मतलब नहीं रखता इस तरीके से। तो इन्हीं ग्राउंड्स पे क्या बोला गया है कि आज का जो हमें दुनिया देखने को मिलती है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, वो एक तरीके से ग्लोबल विलेज बन चुका है। विश्व स्तर पे या विश्व हम कहें विश्व ग्रामीण क्षेत्र बन चुका है, विश्व गांव बन चुका है। अब विश्व गांव कैसे, क्योंकि लोग अब कनेक्ट हो चुके हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से हर एक मैनर में। और वो कनेक्टेड किस तरीके से हैं कि एक तो डिस्टेंस कम हो गया है, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गए हैं हमें, एक्सेसिबल हैं जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अफोर्डेबल भी हैं, जिससे कि लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और उसी के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन में भी हमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिससे कि हम घर बैठे एक दूसरे से अब्रॉड में भी हम यूएसए के पर्सन से या किसी और कंट्री के पर्सन से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं घर बैठे। तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारी लाइफ एनरिच कर दी है। ऑडियो विजुअल मीडिया हमें देखने को मिलती है। अब ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन था कोविड पे सब कुछ, वो कैसे पॉसिबल हो पाया, टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पाए। द टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स। अब टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी अच्छे चांसेस दे दिए मॉनिटर करने के लिए नेचुरल फिनोमिना को। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, अभी क्या किया जा रहा है, अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का यूज़ बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि ड्रोन्स को किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि पूरे में नेचुरल फिनोमिना को देखने के लिए, कि जैसे माउंटेन्स है तो वहाँ पे किस तरीके से है, पानी वाटर के ऊपर से लेके जा रहे हैं किस तरीके से, ताकि वो इमेजेस कैप्चर कर ले, हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाए, राइट। एग्रीकल्चर में ऊपर से जैसे जो बड़े बड़े होते हैं ना खेत, तो उसमें क्या करते हैं, ड्रोन के माध्यम से वो उन तक जो फर्टिलाइज़र्स है वो पहुँचा रहे हैं, ताकि एक पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर तरीके से उन पे सप्लाई हो जाए। या फिर आई थिंक इट वाज ICICI बैंक और विच वन, जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने लोन के लिए उनको क्या देखना पड़ता है, उनको ज़मीन देखनी पड़ती है, उनको हर चीज़ क्रॉप देखनी पड़ती है, उनको जो सॉइल है वो देखनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें वो कैसे कर पा रहे हैं, वो आके चेक नहीं करें, उन्होंने क्या टेक्निक निकाली अब कि हम ड्रोन के माध्यम से चेक करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है ये कि हम नेचुरल फिनोमिना को अपनी मॉनिटर कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से।
Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences. अब इंटीग्रेटिंग कैसे, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कुछ डिसिप्लिन्स हमें काफ़ी नेचुरल साइंसेज में देखने को मिलते हैं और काफ़ी हमें सोशल साइंसेज में भी देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा है जो कि नेचुरल साइंसेज से भी डाटा लेता है और सोशल साइंसेज से भी लेता है। तो इसीलिए क्या है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि दोनों में ही हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। मतलब नेचुरल के भी पॉइंट्स ले रखे हैं और सोशल के भी ले रखे हैं। All the sciences, whether natural or social, have one basic objective of understanding the reality. मतलब अब कोई भी साइंस है, चाहे नेचुरल है, सोशल है, कोई भी है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या, किस चीज़ के लिए वो किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है, किस लिए की जा रही है, ताकि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच्चाई है क्या, क्या चीज़ किस तरीके से होती है, उसको समझने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी में भी तो यही किया जा रहा है। तो ज्योग्राफी के अंदर कुछ ना कुछ उसके एस्पेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। सो ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड द एसोसिएशंस ऑफ फिनोमिना एज रिलेटेड इन सेक्शंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, मतलब वो भी रियलिटी के फिनोमिना को, जो रियलिटी से कनेक्टेड है, उन फिनोमिना के बारे में पता करती, स्टडी करती है। Every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space. मतलब हर वो डिसिप्लिन जो कि साइंटिफिक नॉलेज इसमें हमें देखने को मिलती है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उससे हमें अर्थ सरफेस के बारे में पता चल रहा है, अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, और जहाँ अर्थ आ गई वहाँ पे ज्योग्राफी तो आएगी ही आएगी। ज्योग्राफी से क्या हो रहा है, फिर हमें पूरी की पूरी रियलिटी का पता चल रहा है, हमें हर जगह हर पर्सपेक्टिव का पता चल रहा है, चाहे वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल है, ह्यूमन बींग्स है, हर चीज़ के बारे में पता चल रहा है। सो ज्योग्राफी दस not only takes note of the differences in the phenomena from place to place but integrates them holistically, which may be different at other places. मतलब ज्योग्राफी क्या करती है, सिर्फ ये नहीं लेती कि भाई एक फिनोमिना है तो हर जगह पे प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है उसमें चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ यही नहीं बताती, इसके साथ साथ वो क्या चीज़ें भी बताती है, उनको इंटीग्रेट करके एक कॉमन वो भी दे देती है कि हाँ इस तरीके का है या अदर प्लेसेस पे इस तरीके का हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को बता देती है, पूरी रियलिटी हमारे आगे ला के निकाल के रख देती है। A geographer is required to have a broad understanding of all the related fields to be able to logically integrate them. Obvious सी बात है। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर हम किसको कहेंगे, जिसको मेडिसिन के रिगार्डिंग नॉलेज है, जो कोई भी डिजीज़ होगा, कोई भी पेशेंट है, वो कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाए प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए। तो सेम गोज़ फॉर जोग्राफर ऑल्सो। तो जोग्राफर को भी क्या होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो वो उनको स्टडी करके कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे, प्रॉपर रिजल्ट्स दे पाएंगे। This integration can be understood with some examples. Geography influences historical events. Spatial distance itself has been a very important factor to alter the course of history of the world. Spatial depth provides defense to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with large size in area gain time at the cost of space. The defense provided by oceanic expanse around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil. If we look at the historical events world over, each one of them can be interpreted geographically. सिंपल सी चीज़ है कि ज्योग्राफी जो है वो किससे भी रिलेटेड है कि पास्ट में हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या इवेंट्स में, उससे भी रिलेटेड है। क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो हमने एंशियंट हिस्ट्री में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं एंशियंट में, मेडिवल में, कि जो इन्वेजन्स हुआ करते थे वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हुआ करते थे इन्वेजन्स। वहाँ पे उनको एक वो लुक रखना पड़ता था इन्वेजन्स का। क्यों? बाकी जगहों पे क्यों नहीं? ज्योग्राफी की वजह से, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था वहाँ से आना ईजी था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमालयाज़ हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से ट्रैवल करके आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था इन्वेडर्स के लिए। और जो हम दूसरी तरफ जो देखें
साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट में क्या है, वहाँ पे हमें अरेबियन सी देखने को मिली, इंडियन ओशन है, और साउथ वेस्ट ईस्ट में भी है। तो वहाँ से अब पानी के थ्रू वो इतना ज़्यादा इन्वेड नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऐसा था जहाँ से हर कोई इन्वेड किया करता था। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्यों हुई, ये ज्योग्राफी की वजह से हुई। तो इन मैनर में हम क्या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो भी किससे, वो हिस्टोरिकल इवेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि जो हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए जिस तरीके के, वो काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे थे जो ज्योग्राफी की वजह से हुए हैं। मतलब वहाँ के जो रिलीफ फीचर्स हैं, वहाँ का किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके का क्या है, उसकी वजह से हुए हैं। ठीक है। In India, Himalayas have acted as great barriers and provided protection, but the passes provided routes to the migrants and invaders from Central Asia. अब वही बात है ये कि हिमालयस ने तो एक बैरियर प्रोवाइड किया ताकि इन्वेडर्स ना आ सके, लेकिन सेंट्रल एशिया से जो वो वहाँ पे पासेस बने हुए हैं, तो उन्होंने एक रूट दे दिया जहाँ से कि लोग आ पाए अंदर, सेंट्रल एशिया के थ्रू आ पाए हमारी कंट्री में। The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. अब जो सी कोस्ट था, हम सी कोस्ट के थ्रू हमारा जिन लोगों से, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा कांटेक्ट बना, ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश किए गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना सी रूट की वजह से। नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यूरोपियन कंट्रीज़ टू कॉलोनाइज अ नंबर ऑफ countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through oceans. अब जो भी ये फॉरेन पावर्स आई थी, जैसे पोर्टुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ये सब किससे आए थे, ये ओशनिक रूट से ही आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके फिर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। The geographical factors have modified the course of history in different parts of the world. तो जो geographical factors है ना, उसकी वजह से हमें काफ़ी जगह देखने को मिला है कि हिस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है geographical factors की वजह से, रिलीफ फीचर्स की वजह से, चेंजेस की वजह से हमें पुराने टाइम से ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है कि किस तरीके की हमें देखने को मिल रही है उस वजह से। ठीक है, और पहले के मुकाबले आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। Every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporally. वही चीज़ कि चेंज होती जाती है, पहले के टाइम पे कुछ और थी, आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो वो चेंज होती रहती है। The changes in land forms, climate, vegetation, economic activities, occupations and cultural developments have followed a definite historical course. ठीक है। So many geographical features result from the decision making process by different institutions at a particular point of time. मतलब जो अलग अलग geographical features हैं, उनसे क्या होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो मदद करता है अलग अलग जगहों की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, जब हमने इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर किया था, तो हमने उसमें क्या बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में, कि इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला हमने एक टॉपिक रीड किया। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या थी कि लोकेशन हम इस तरीके से सेटअप करते हैं अपनी इंडस्ट्री की, जहाँ पे उसको सारे रॉ मटेरियल्स, लेबर अवेलेबल हो रही हो लीस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट हो, वहाँ पे अच्छी मार्केट हो। तो अब ये सब चीज़ें भी किसकी वजह से आएंगी, वहाँ के ज्योग्राफी की वजह से ही। तो ये सब चीज़ों का भी अंदाज़ा लग पाएगा ना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली ही क्या चीज़ें हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो क्या है, ज्योग्राफी हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। For example, it can be said that place A is 1500 km from place B, or alternately it can also be said that place A is 2 hours away if one travels by plane, or 17 is one travels moving train. It is for this reason time is an integral part of geographical studies as the 4th dimension. मतलब बेसिकली क्या चीज़ है कि टाइम भी एक डायमेंशन है, क्योंकि टाइम पे सिंपल सी चीज़ है, टाइम टू टाइम हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स में, रिलीफ फीचर्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या एंशिएंट टाइम पे इस तरीके के फीचर्स थे जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं? नहीं है, वो चेंज होते जा रहे हैं। तो टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ज्योग्राफी में, जिसको हमें कंसिडर करना ज़रूरी होता है। राइट, तो ये था एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं मोस्ट ऑफ। नाउ विल टॉक अबाउट
physical geography and natural sciences. All the branches of physical geography have interface with natural sciences. The traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology and pedology, and thus geomorphology, climatology, oceanography and soil geography respectively have very close link with the natural sciences as they derive their data from these sciences. कि अब फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें हम जियोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, मतलब कि अर्थ के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट किस तरीके का है, ओशंस का कैसा है, तो हर चीज़ के बारे में, तो ये हम कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, ये हम उसकी या सॉइल के बारे में, क्योंकि उसका नेचुरल साइंसेस से काफ़ी क्लोज लिंक है, क्योंकि जो डाटा है वो इन्हीं नेचुरल साइंसेस के थ्रू ही निकल के आ रहा है, जिसको हम स्टडी करके उनको प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. Biogeography is closely related to botany, zoology as well as ecology, as human beings are located in different locational niche. A geographer should have some proficiency in mathematics and art, particularly in drawing maps. अब ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में हम देखते हैं ना, मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ज्योग्राफी का क्या मतलब है कि आपको रिलीफ फीचर्स पता होने चाहिए, आपको ये पता हो कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है. अब इंडिया का मैप आपके लिए बनाना क्यों ज़रूरी है, इंडिया का मैप क्यों है इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको ये पता हो कि इंडिया की किस तरीके से इंडिया की बाउंड्री है, कौन कौन सी कंट्रीज़, स्टेट्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो सब चीज़ें क्या है, एक ज्योग्राफी तो है. तो ये सब चीज़ें एक ज्योग्राफर को पता होनी ज़रूरी है. Geography is very much linked with the study of astronomical locations and deals with latitudes and longitudes. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, उससे भी हमें क्या पता चलता है, ज्योग्राफी का उस प्लेस की लोकेशन का, उस पर क्या टाइम होगा, हर चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है कितने डिस्टेंस पे है. द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, बट द बेसिक टूल ऑफ अ ज्योग्राफर इज अ मैप विच इज़ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की शेप है वो क्या होती है, जियोइड, मतलब वो हम कहते हैं ना कि गोल है, जैसे हमें ग्लोब देखने को मिलता है गोल, तो वो इस तरीके से पूरा गोल नहीं होता, वो ऊपर नीचे से थोड़ा सा ना चपटा हुआ होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, जियोइड. तो उस फॉर्म में तो नहीं होता, ज्योग्राफर के पास कौन सी फॉर्म में होता है, मैप की फॉर्म में, जो कि 2-dimensional 2D रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की. The problem of converting geoids into 2 dimensions can be tackled by projections constructed graphically or mathematically. The cartographic and quantitative techniques require sufficient proficiency. मतलब ये जो कार्टोग्राफी करते हैं ना कि जो जियोइड को 2-dimensional मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में. अब इससे क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट तो क्या हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट से इन वन वे और दी अदर कनेक्टेड है. एक ज्योग्राफर को सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे डिसिप्लिन्स के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. मैप्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू आर्टिस्टिक इमेजिनेशन. मेकिंग स्केचेस, मेंटल मैप्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क रिक्वायर प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स. अब क्योंकि उनको मैप ड्रॉ करना आना चाहिए पूरा का पूरा, तो उसमें आर्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. ठीक है, तो ये था फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा और नेचुरल साइंसेस. नाउ विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस. ईच सोशल साइंस हैज़ इंटरफेस विद वन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. मतलब ज्योग्राफी की भी हमें काफ़ी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम उसके ब्रांचेस बना देते हैं उसको ईजी तरीके से समझने के लिए. तो जो सोशल साइंस है वो ज्योग्राफी की हर एक ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, इंटरैक्ट करती रहती है. द रिलेशनशिप्स बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन. ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में तो हमने देख लिया. जो भी सारा जितने भी डिसिप्लिन है उनकी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग वो ज्योग्राफी के हर एक ब्रांच से मैच करते हैं, मतलब हर एक किसी ना किसी ब्रांच में तो आ ही जाते हैं. Philosophy provides roots to a discipline, and in the process of its evolution, it also experiences distinct historical processes.
अब फिलॉसफी से हमें क्या पता चलता है कि डिसिप्लिन में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी वो अंडरस्टैंडिंग, सारी उसकी जड़ों का पता चलता है हमें। और जब हम उसको और ज़्यादा इवॉल्व करते हैं तो हमें उसके हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के बारे में, कि पुराने किस तरीके से था, वो सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट एज मदर ब्रांच ऑफ जोग्राफी इज इंक्लूडेड यूनिवर्सली इन इट्स करिकुला। मतलब ज्योग्राफी की हिस्ट्री, मतलब एक मदर ब्रांच कहें हम ज्योग्राफी की, तो वो हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड है। हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सिर्फ एक नहीं पढ़ सकते, हमें सारी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑल द सोशल साइंस डिसिप्लिन्स विद सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। अब ये हर एक जिस उसमें है, हर एक एस्पेक्ट अपने हिसाब से देखेगा, अपने हिसाब से अपने मैटर को कवर करता है, उस मैटर के रिगार्डिंग रियलिटी को निकाल के लेके आता है, इन्फर करता है। द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी विज social, political, economic and population and settlements are closely linked with these disciplines as each one of them has special attributes। अब सोशोलॉजी है वो अपनी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसमें जो भी सोशल ब्रांच होगी ज्योग्राफी की, वो सोशल ब्रांच उससे कनेक्टेड होगी ना सोशियोलॉजी से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और सोशल ब्रांच भी सोसाइटी के बारे में है, तो वो क्या है, वो कनेक्टेड है। इस तरीके से हमें ये कनेक्शंस डेवलप देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी और सोशल साइंसेस के बीच में। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस का क्या होता है? पॉलिटिकल मतलब जो हमें अपना देखने को मिल रहा है कि क्या बाउंड्रीज़ है, कौन कौन सी जगह है, कितनी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। टेरिटरी, पीपल, सॉवरेनिटी, वाइल पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द स्टेट एज अ स्पेशल यूनिट एज वेल एज पीपल एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब कैसा स्पेस है, कैसी रिलीफ फीचर है वहाँ पे लोग कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है लोगों का, वो सब चीज़ों के बारे में भी। इकोनॉमिक्स डील्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक में हम इकोनॉमी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे में। तो हर एस्पेक्ट का क्या है, अपना एक रोल है, अपनी एक चीज़ें हैं उसमें, हर एक एट्रीब्यूट में इसमें, और उनका रोल उसी तरीके से यहाँ पे आता है। सिमिलरली इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी क्या करती है, उस स्पेशल एस्पेक्ट को पढ़ती है कि भाई किस जगह पे कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अब प्रोडक्शन में हम यहाँ से वही ले सकते हैं कि भाई कौन सी लोकेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगी, जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट आएगी सब कुछ मिलके, ठीक है। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से करना है, उसके हिसाब से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, ठीक है, मार्केट मिल पाए, कंज्यूमर तक पहुँच पाए, तो वो सारी चीज़ें क्या, वो ज्योग्राफी भी उसमें क्या होती है, आ जाती है हमारी। लाइकवाइज पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या आ गई कि कौन कौन से लोग हैं, पॉपुलेशन किस किस तरीके के, किस किस एज ग्रुप में है, तो हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से लिंक्ड हो गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल और सोशल साइंसेज से ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है, इंटरफेस है। तो ये बेशक एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन ये अलग एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और अलग अपनी मेथड्स में, कि जो मेथड ये यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें ये सिमिलर देते हैं, एस्पेक्ट पे ये सेम वर्क करते हैं, लेकिन इनके मेथड्स की वजह से ये अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बता देते हैं। It has osmotic relationship with other disciplines. While all the disciplines have their own individual scope, this individuality does not obstruct the flow of information, as in case of all cells in the body that have individual identity separated by membranes, but the flow of blood is not obstructed. मतलब जो बाकी सारे disciplines है वो अलग है, इंडिविजुअल है, उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी उनके साथ कनेक्टेड है। Geographers use data obtained from sister disciplines and attempt synthesis over space. Maps are very effective tools of geographers in which the tabular data is converted into visual form to bring out the spatial pattern. अब जोग्राफर जो है वो इन सारे डिसिप्लिन से कनेक्टेड होते हैं और इसी के हिसाब से सब कुछ स्टडी करके ही वो कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। और वो मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम करते हैं ना कि ग्राफ बनाते हैं, कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल में टेबुलर डाटा है, उससे हमने ग्राफ पे उसको प्लॉट कर दिया ताकि हमें एक विजुअलाइजिंग इमेज मिल गई। तो उसी तरीके से जोग्राफर्स क्या करते हैं, जो वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको फिर वो मैप के ज़रिए उसको डाल देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, बता सके रियलिटी के बारे में।
ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी को सोशल साइंस की तरह। तो हमने ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है वो भी पढ़ा है, और नेचुरल साइंस फिजिकल एनवायरनमेंट से, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से किस तरीके से कनेक्टेड है हमने वो भी पढ़ लिया। सो इतना चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लेना, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट इज़ देयर। एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।